प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं मेंसुरेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्र मिति। आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड के सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत छोटी चीजें भी बताई जाएंगी जो आपके गणित में यानी क्षेत्र मिति में बेस का काम करेंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है आपको, नहीं तो यदि कहते भैया अगर सूत्र नहीं तैयार है तो चैप्टर नहीं लगेगा, यही चैप्टर कहता है। यदि इस चैप्टर का आप सूत्र नहीं तैयार करेंगे तो यह चैप्टर आपका लगेगा नहीं, इसमें कोई भी सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। तो बेसिक बताने का काम इस वीडियो के माध्यम से होगा और क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि क्षेत्र मिति के अंतर्गत हम सभी लोग 2D और 3D आकृतियों का अध्ययन करते हैं। 2D आकृतियां कौन सी होती हैं? वह आकृतियां क्षेत्र मिति के अंतर्गत हम 2D और 3D आकृतियों का अध्ययन करते हैं। 2D आकृतियां कौन सी होती हैं? यानी द्विविमीय आकृति। ऐसी आकृति, द्विविमीय आकृति यानी ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, वह आकृतियां द्विविमीय आकृतियां कहलाती हैं। ऐसी आकृतियां त्रिविमीय हम कह सकते हैं, त्रिविमीय यानी 3 विमाओं वाली आकृतियां। त्रिविमीय आकृति 3 विमाओं मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, ऐसी आकृतियों को हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। अब देखो, द्विविमीय आकृतियां यानी 2 डायमेंशन की आकृतियां कौन कौन सी हैं? ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, यानी हम कह सकते हैं तो वह कौन सी आकृतियां होंगी? क्या पता है आपको? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं। वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इन्हें मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? चतुर्भुज कह सकते हैं। तो चलिए हम लिखकर समझते हैं द्विविमीय आकृतियां कौन सी आकृतियां हैं। तो चलिए 2D आकृतियों के बारे में हम समझते हैं, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृति कहते हैं। बात समझ गए ना? ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, द्विविमीय आकृति। यानी वह आकृति जिसमें क्या हो? लंबाई हो, क्या हो? लंबाई हो, और साथ ही साथ क्या हो? चौड़ाई हो। ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। अब देखो, द्विविमीय आकृतियों के अंतर्गत कौन कौन सी आकृति आती हैं? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूं कि द्विविमीय आकृति के अंतर्गत त्रिभुज आता है। क्या आता है? त्रिभुज आता है। यानी समतल पर जिन आकृतियों को खींचा जा सके उन्हें क्या कहेंगे? द्विविमीय आकृति। वैसी आकृतियां त्रिभुज होती हैं। और फिर अगर हम बात करें त्रिभुज के बाद चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? चतुर्भुज। वह आकृति चतुर्भुज भी है। वह आकृति कौन सी? चतुर्भुज भी है। अगर हम बात करें तो ऐसे में वृत्त भी होता है। वृत्त भी क्या है? द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल क्या है? फिगर है, आकृति है। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इन सब के बारे में हमें जानना है। आगे 2विमीय हो गया। अब 3विमीय आकृतियों के बारे में हम सभी लोग समझते हैं कि 3विमीय आकृतियां कौन सी हैं? यानी 3D, या हम कह सकते हैं त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय क्या है? आकृति। त्रिविमीय आकृति कौन कौन सी हैं? जैसे पहली, और इसमें ऐसे कहें कि त्रिविमीय आकृतियों में क्या होती है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसमें ऊंचाई साथ साथ बढ़ जाती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। लंबाई को L, चौड़ाई को B, ऊंचाई को H से नोट करते हैं।
3D यानी 3 डायमेंशन में हम ऐसे समझ सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। अच्छा, आप बताएंगे कि 3D आकृतियां कौन कौन सी हैं? तो 3D आकृतियां घन है। कौन सी आकृति भैया? घन है। फिर देखेंगे तो घनाभ है। क्या है? घनाभ है। अगर फिर बात करेंगे तो बेलन है। क्या है? बेलन है। फिर बात करेंगे तो शंकु है। बेलन शंकु है। अगर और भी बात करेंगे तो बेलन शंकु गोला है। गोला है। बात समझ गए ना? बेलन शंकु गोला। खोखला बेलन आता है, छिन्नक आता है, खोखला शंकु आता है, खोखला गोला आता है और आदि सारी चीजें 3 डायमेंशन के अंतर्गत होती हैं। लेकिन हमें इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ना है? हमें 2 विमीय आकृतियों को पढ़ना है, जिसमें हम त्रिभुज के बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं? त्रिभुज के बारे में। तो चलिए, त्रिभुज के बारे में आप समझिए। त्रिभुज वह आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं हों, या इसकी परिभाषा अगर आप समझना चाहें तो 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये बताया गया। अब देखिए, त्रिभुज के कई प्रकार हैं। त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, इसे समझते हैं। त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, जरा इसे समझ लेते हैं। देखो, त्रिभुज में मैं कई प्रकार आपको समझाऊंगा। तो पहला कौन सा बताऊंगा? समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज बताऊंगा। बात समझ गए ना? समबाहु त्रिभुज। फिर आपको एक मिलता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। फिर आपको मिलता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आप देखेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में बात होगी। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यह त्रिभुज के प्रकार हैं। इन सभी त्रिभुज के प्रकार से संबंधित हम बात करेंगे। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आपने जान लिया होगा कि त्रिभुज वह आकृति होती है जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति होती है, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब त्रिभुज में कई प्रकार मैंने आपको समझाया। पहला क्या समझाया? कि समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या है? समान है। वो कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। फिर अगर आप बात करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हैं। जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बात समझ गए ना? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हैं। इसे ना छोड़कर आप इसे देख लें। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हैं, बाकी तीसरी भुजा, ये देखो दोनों एक एक माप की हैं। इतना इतना है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? देखो, ये लगभग समथिंग छोटा है, ये छोटा है, बराबर ये बड़ा है कि नहीं है? बताओ। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा असमान हो। तीसरी भुजा असमान हो, साथ ही साथ एक कोण 90 अंश भी हो, तो वह कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब चलिए, अब यहां से जो तथ्य आपको जानने हैं वो जानने हैं कि इसमें क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे आपको समझना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 में 4 इंटू में भुजा स्क्वायर। आपके पिछले लेखपाल की परीक्षा में यहाँ से सूत्र पर आधारित सवाल दिया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की यदि भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो
तो यहाँ पर आपको केवल 6 रखना है, तो 6 का वर्ग और उसके बाद हल कर देना है। हमने कहा ऐसे टॉपिक, ऐसे चैप्टर में यदि सूत्र नहीं तो सवाल नहीं, लेकिन आपको याद रखना है, तैयार रखना है, ताकि आपका 1 नंबर कम ना होने पाए, क्योंकि 1 नंबर से हजारों लोगों के पीछे आप जा सकते हैं। इसलिए आपको सूत्र बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, और इसे अगर हम चाहें तो मीटर में दिया रहेगा तो वर्ग मीटर, या हम कह सकते हैं वर्ग इकाई इसका मात्रक हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी? अब देखिए, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, इसका आपको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो 3 गुणे में भुजा होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या आप नोट करोगे? 3 गुणे में भुजा नोट करोगे। अच्छा, ये बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज में एक चीज और बार बार पूछा जाता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए क्या होती है, क्योंकि ऊंचाई देकर सवाल पूछा जाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू में क्या? भुजा। बात समझ गए ना? √3/2 इंटू में भुजा। भुजा मतलब ए, जहां भी कहीं आपको ए दिखे इसका मतलब क्या है? भुजा है। और जहां कहीं भी आपको बी दिखे उसका मतलब चौड़ाई है। बात समझ गए ना? और जहां कहीं एच दिखे उसका मतलब ऊंचाई है। बात समझ गए ना? और जहां कहीं यल दिखे इसका मतलब क्या है? लंबाई है। यही नोट करना, याद रखना आपको। चलिए, समबाहु त्रिभुज के बारे में आपने जान लिया है। अब हम चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज की ओर। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। तो आपने देख लिया कौन सी आकृति आपने देखा? समबाहु त्रिभुज के बारे में आपने जान लिया, ठीक है ना? बातें समझ में आ जाएंगी। समबाहु त्रिभुज के बारे में आपने जान लिया। ये कौन सा त्रिभुज था? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के सारे सूत्र थे। चलिए, हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, तो देखो, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में अगर आप जानेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसे नोट करना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √ में s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c होता है। जहां पर s बराबर होता है अर्ध परिमाप, क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप मतलब क्या होगा? a प्लस b प्लस में c बटे में क्या होता है? 2 होता है। इसे हम हीरो सूत्र के नाम से भी जानते हैं, जो है ये क्या कहलाता है? हीरो सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? हीरो सूत्र के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अगर इस विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो परिमाप बराबर आपको पता है कि सभी भुजा का योग, क्या भैया? सभी भुजाओं का योग होता है। क्या ये बात समझ जाएंगे? सभी भुजाएं a प्लस b प्लस c करके होता है। ये हो गया आपका कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। इतनी बात समझ में आ जाएगी। इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि देखो, ध्यान दो, इस चैप्टर में मैंने आपको पहले समझा दिया कि आपको याद रखना है, तैयार रखना है, और तैयार करने से ही सवाल लगेगा। बात समझ रहे? नहीं तैयार रखेंगे तो एग्जाम में, परीक्षा में जाएंगे, खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा, याद नहीं रहेगा, सूत्र नहीं पता, तो कैसे सवाल लगाओगे? बताओ भाई। देखो, अगला चलते हैं। ये हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे में क्या लगाना है? ऊंचाई लगाना है। 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। परिमाप वही, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार का स्क्वायर बटे में 2, या फिर लंब का स्क्वायर बटे में 2, या फिर कर्ण स्क्वायर बटे में 4। यह सूत्र होता है।
जहां भी क्षेत्रफल होगा उसके किनारे हमें लिखना है वर्ग इकाई। वर्ग मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? इस प्रकार से ये हो गया आपका त्रिभुज। त्रिभुज 2 डायमेंशन होता है। त्रिभुज में लंबाई चौड़ाई होती है, या तो त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई यानी ऊंचाई ले लें, यहाँ चौड़ाई बराबर ऊंचाई होता है, ध्यान रहे। अब देखोगे, ध्यान रहे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया गया? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या बताया गया? 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? √3/2 इंटू में भुजा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र √S इंटू में √रूट में S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। परिमाप की बात करें तो A प्लस B प्लस C। सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। विषम सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार का स्क्वायर बटे में 2, या लंब स्क्वायर बटे 2, या कर्ण स्क्वायर बटे 4। इस प्रकार से त्रिभुज के सारे तरीके यानी सूत्र बता दिए गए हैं और त्रिभुज के बारे में भी समझा दिया गया। अब हम चलते हैं अगली आकृति चतुर्भुज के रूप में। चतुर्भुज के बारे में हम सभी लोग समझते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चलिए देखें, चतुर्भुज देखो, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से मिलकर, बात समझ रहे ना, चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? चतुर्भुज कहते हैं। बात समझ गए ना? चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चार भुजाओं से मिली बंद आकृति को, मिलकर बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज में बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं। पहला चतुर्भुज आपका है वर्ग, दूसरा चतुर्भुज आपका है आयत, दूसरा चतुर्भुज है आपका आयत। बात समझ गए ना? तीसरा चतुर्भुज के बारे में अगर हम बात करें तो समचतुर्भुज है। अगर अगले चतुर्भुज के बारे में बात करें तो समचतुर्भुज के बाद समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। ये सभी क्या है? चतुर्भुज है। पहले आपको क्या देखना है? वर्ग देखना है, फिर आयत देखना है, फिर समचतुर्भुज देखना है, फिर समलंब चतुर्भुज देखना है। तो चलिए हम सबसे पहले वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? तो देखो, वर्ग के बारे में आप सीखेंगे। वर्ग वह आकृति जो चार भुजाओं से, चार समान भुजाओं से, क्या? चार समान भुजा से मिलकर, बात समझ गए ना? चार समान भुजा से मिलकर बनी बंद आकृति। कौन सी आकृति? बंद आकृति क्या कहलाती भैया? वर्ग कहलाती। चार समान भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति वर्ग कहलाती है। और वर्ग के सभी अंतःकोण बराबर होते हैं, वर्ग के सभी विकर्ण बराबर होते हैं। अब देखो, इसमें क्या होता है? एक लंबाई एक चौड़ाई होता है। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें, वर्ग का हम क्या ज्ञात करना चाहें? क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल हम अगर ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा, इसे समझते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? वर्ग आपको सीखा, पता चला कि नहीं वर्ग कौन सा है? वर्ग यानी देखो, वर्ग मतलब ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वर्ग कहलाता है। ऐसी आकृति जिसमें दो समान भुजाएं हो। चलिए अभी मैं फिगर आपको बनाते हुए बताता चलता हूं, पहले आप वर्ग का ही फिगर केवल देखिए। वर्ग ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो, यानी वह क्या कहलाता है भैया? वर्ग कहलाता है। देखो, वर्ग चार समान भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? वर्ग। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसे आप देख लो।
इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग, या हम इसे कह सकते हैं ए स्क्वायर कह सकते हैं, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कह सकते हैं। क्या बात समझ में आ जाएगा? इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग के बारे में आप जान रहे हैं, 4 समान भुजाओं से मिलकर बनी बंधाकृति वर्ग कहलाती है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और एक क्षेत्रफल और होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का एक दूसरा भी सूत्र है, क्या? विकर्ण, विकर्ण स्क्वायर बटे में 2 भी इस वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। चलिए, वर्ग का परिमाप अगर हम बात करें तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे में भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा में √2 होता है। क्या ये सारी बातें समझ में आई वर्ग से? वर्ग एक 2D आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, और वर्ग 4 समान भुजाओं से मिलकर बनी बंधाकृति होती है। वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे तो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप देखेंगे तो 4 गुणे भुजा है, वर्ग का विकर्ण भुजा √2 होता है। चलिए अब हम समझते हैं आयत, आयत के बारे में देखते हैं। क्या देखेंगे भैया? आयत, ये हो गया आपका वर्ग। क्या हो गया आपका? वर्ग हो गया। चलिए, वर्ग आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक ही पेज पर प्रयास किया जा रहा कि हो जाए आपका। ये हो गया आपका वर्ग, समझ में आ जाएगा ना? चलिए मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं रहने दिया जाए, ये हो गया, ठीक है ना? अब चलते हैं हम सभी लोग आयत की ओर। क्या चलते हैं? आयत, आयत। अब देखिए आयत क्या है? आयत मतलब ऐसा आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने और सामने की भुजा बराबर हो, क्या कहलाता है? आयत। यहाँ भी 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंधाकृति होती है, बस क्या है, यहाँ पर आमने सामने की भुजा क्या होती है? आमने सामने की भुजा ये बराबर इसके और ये बराबर इसके होता है। इसका अगर आप क्षेत्रफल देखना चाहें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ये है लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आयत का परिमाप की बारे में बात करें, भैया आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई धन चौड़ाई का 2 गुना। अगर हम बात करें कि आयत का परिमाप के बाद आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है √L² + में B² होता है। ये क्या हो गया? आयत का विकर्ण हो गया। क्या बातें समझ गए? आयत 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति तो होती है, लेकिन आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत के सभी कोण 90 अंश के होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण बराबर √L² + B² होता है। बातें समझ में आ जाएंगी? तो चलिए, आयत आपको समझ में आ गया होगा। आयत से संबंधित फिर बात करते हैं। देखिए, आयत आपको समझ में आ गया है, आयत आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम चलते हैं आयत के बाद देखते हैं, आयत आपका हो गया। आयत के बाद समचतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। क्या भैया? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। अब देखो समचतुर्भुज क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसके, ध्यान देना, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं समान हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, सभी भुजा समान हो। क्या भैया? सभी भुजा समान हो। देखो सभी भुजा समान है, लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं और ना ही विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। वह आकृतियों को हम समचतुर्भुज कहते हैं, लेकिन समान भुजा होती है। ऐसे में समचतुर्भुज का देखो 2 विकर्ण होता है, एक विकर्ण होता है D1 और एक विकर्ण होता है D2 होता है। अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर दोनों विकर्णों का यानी D1 गुणे में D2, विकर्णों का गुणनफल बटे में 2 लगाना है।
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्णों का गुणनफल बटे में 2 होता है। यह आपको स्क्रीनशॉट लेना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यह बताता है, नोट करेंगे आप सभी लोग। चलिए, समचतुर्भुज हुआ आपका कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे में 2। अगर समचतुर्भुज का परिमाप के बारे में बात करें कि भैया समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो देखिए समचतुर्भुज के परिमाप के बारे में आप समझिए कि इसका परिमाप बराबर होता है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, यानी 4 गुणे में भुजा। समचतुर्भुज आपका आ जाएगा, बोलो बात समझ में आ जाएगा। यानी समचतुर्भुज बराबर कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान तो हो, लेकिन कोण जो है, लेकिन उसके जो कोण हैं आपस में एक दूसरे के समान ना हो, केवल सम्मुख कोण आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। और इनके दोनों विकर्ण भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। चलिए, अब आता है समलंब चतुर्भुज। अब हम सभी लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। समलंब चतुर्भुज जो है वह आकृति होती है, देखिए समलंब चतुर्भुज आप देख लीजिए। समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज के बारे में यदि आप समझते हैं तो देखिए ऐसी आकृति जिसके 2 भुजाएं समांतर हों और 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, लेकिन ध्यान रहे दोनों भुजाएं समांतर हैं अलग अलग माप की, जिसमें 3 भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। ऐसे कहें 2 भुजाएं समान और एक भुजा, 2 भुजाएं समान होती है। इसमें देखिए एक भुजा ये समान है और ये भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या बात समझ में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ एक चीज और आपको समझना है, ऊंचाई। ये क्या है, त्रिभुज की, समचतुर्भुज की ऊंचाई है। तो यहाँ पर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे में आधार, ऐसे कहें समांतर, 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योग, और गुणे में क्या रखना आपको, ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई, यह आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। बातें समझ में आ जाएंगी आप सभी को। तो एक बार स्क्रीनशॉट पूरा ले लेंगे आप। देखिए मैंने आपको क्या समझाया, आयत के बारे में बताया, आयत वर्ग समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज। अगर हम बात करें वर्ग तो अभी मैंने समझाया आयत समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज। त्रिभुज आपने समझा, चतुर्भुज समझा, अब चलते हैं हम सभी लोग वृत्त की ओर, ठीक है ना। बातें समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वृत्त कैसी आकृति होती है। तो वृत्त भी 2 डायमेंशन होती है। मैं आपको वृत्त की परिभाषा बता दूं। देखो ये क्या वृत्त है, आप सभी लोग बताओ, क्या वृत्त है, नहीं है, ये वृत्त नहीं है, अब जाके वृत्त हुआ। वृत्त में एक क्या होता है, केंद्र होता है। ऐसे हम कहें केंद्र से या समतल पर स्थित किसी एक बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर खींची गई वक्राकार आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। समतल पर स्थित किसी एक बिंदु से एक निश्चित दूरी पर खींची गई वक्राकार आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ जाएगा। अब वृत्त में एक केंद्र होता है, वृत्त में त्रिज्या होती है। वृत्त में क्या होती है, त्रिज्या होती है। वृत्त में केंद्र होता है, वृत्त में त्रिज्या होती है, वृत्त में जीवा होता है, और वृत्त में क्या होता है, व्यास होता है। वृत्त में क्या होता है, व्यास होता है। वृत्त में केंद्र होता है, वृत्त में जीवा होती है, और वृत्त में क्या होता है, व्यास होता है। त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी। क्या भैया, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अगर हम जीवा कहें तो वृत्त को 2 भागों में
विभाजित करने वाली रेखा होती है। वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा होती है। समझ गए ना। अगर हम व्यास के बारे में बात करें तो व्यास होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। देखो, वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या हो गई? जीवा। लेकिन जो केंद्र से होकर गुजरे और वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे, उसे क्या कहते हैं? हम व्यास कहते हैं। क्या ये बातें समझ में आ जाएगा आप सबको? तो देखो, अगर हम बात करें तो वृत्त में क्या होता है? केंद्र होता है। एक क्या होता है? केंद्र होता है। बात समझ रहे ना। वृत्त में त्रिज्या होती है, वृत्त में जीवा होती है, वृत्त में क्या होता है? व्यास होता है। इतनी बात समझ गए ना। तो देखो, त्रिज्या कहां पर है? ये केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास। हम कह सकते हैं 2 गुणे में त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास। और वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है, जो त्रिज्या यानी केंद्र से होकर गुजरती है। क्या इतनी बात समझ गए ना। अब हम बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में। क्या बात करेंगे भैया? वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित बात करेंगे। तो चलो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखो आपको क्या पता चला? त्रिज्या पता चला। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई का मान हो सकता है, जहां पर पाई बराबर 22/7 या फिर 3.14 होता है। और आर के बारे में पता है कि आर क्या है? त्रिज्या है। क्या ये बातें समझ गए ना। अब वृत्त का अगर हम कहें त्रिज्या आपको आ गया, क्षेत्रफल आ गया, तो आप परिमाप भी समझ सकते हैं। परिमाप, इसे हम परिधि कहते हैं। परिमाप बराबर हम क्या कह सकते हैं भैया? परिमाप बराबर परिधि कह सकते हैं, यानी वृत्त की परिधि। सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है वृत्त के रूप में तो परिधि आता है। परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी? तो ये रहा आपका क्या? वृत्त समझ में आ गया सबको? वृत्त समझ कर आ गया होगा, आशा करते हैं कि वृत्त समझ में आ रहा होगा। वृत्त मतलब क्या है भैया? केंद्र से यानी समतल पर स्थित किसी एक बिंदु से कुछ निश्चित दूरी पर खींची गई वक्राकार आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। वृत्त में केंद्र होता है। वृत्त में क्या क्या होता है? केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, जीवा होता है। क्या होता है? केंद्र में त्रिज्या होती है। ऐसे वृत्त में क्या होती है? त्रिज्या होती है, जीवा होता है और क्या होता है? व्यास होता है। जीवा के बारे में बात करेंगे तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को जीवा कहते हैं। अरे, त्रिज्या की बात करेंगे तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और जीवा के बारे में बात करेंगे तो वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जो त्रिज्या का क्या होती है? दुगना होती है। वृत्त का क्षेत्रफल बात करेंगे तो πr स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि यानी परिमाप बात करेंगे तो 2πr होता है। अगर हम बात करें कि वृत्त आपने जान लिया, लेकिन अगर हम कहें अर्धवृत्त के बारे में अगर बात करें तो देखो ये क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया? ये अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त। अब देखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर आप बात करें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 πr स्क्वायर। भाई, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा 1/2 πr स्क्वायर। अगर हम इस अर्धवृत्त का परिमाप की बात करें तो देखो, परिमाप बराबर इसका 2πr, तो इसका क्या होगा? πr। लेकिन इसका टोटल परिमाप यानी कुल परिधि पूछा जाए तो ऐसे आप समझोगे, कुल परिधि कहें, अगर हम कुल परिधि कहें तो देखो πr तो है, इसके साथ 2r जोड़कर बोलेंगे, क्योंकि त्रिज्या यहाँ और त्रिज्या यहाँ जोड़कर। जब यहाँ से चलना चालू करेंगे तो यहाँ तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हमने आपको पहले समझाया कि कुल परिमाप, ऐसे के सभी भुजाओं का योग बराबर कुल परिमाप, वही यहाँ परिधि होगा, कुल परिधि होगा।
अर्धवृत्त आपको समझ में आ गया। क्या बातें समझ में आई अर्धवृत्त से संबंधित? तो अर्धवृत्त भी आपको समझ में आ गया। चलिए यहीं रहने देते हैं। अब हम आपको आगे समझाते हैं कि अर्धवृत्त आपको समझ में आया। अब एक बचता है आपका त्रिज्या खंड बचता है। क्या बचता है? त्रिज्या खंड। जैसे अगर हम बात करें कि कोई एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है और इसमें एक चाप लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? एक चाप लगा दिया जाए। एक चाप लगा दिया जाए और केंद्र से इसे मिला दिया जाए, इस प्रकार से मिला दिया जाए। यानी एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण उस वृत्त का क्या बनाता है? त्रिज्या खंड बनाता है। तो ये जो आकृति मैंने छायांकित कर दिया इसे क्या कहेंगे हम? त्रिज्या खंड कहेंगे। अब इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? चूंकि ये केंद्र O है, त्रिज्या R है, तो ऐसे में ये बताओ, ये आपको क्या दिख रहा है भैया? त्रिज्या खंड दिख रहा है। तो त्रिज्या खंड है ना, बात समझ में आ गया? क्या है ये? त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड। अब इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको देखना। क्या देखना है? क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हो? पाई आर स्क्वायर जानते हो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रहा है? थीटा डिग्री का। तो इसलिए यहाँ क्या होगा? थीटा बटे में टोटल कितने अंश का कोण बनता है यहाँ पर? 360। तो बटे में 360 रख लेंगे। यहाँ पर कितना कोण? तो थीटा, यहाँ पर थीटा कोण, तो थीटा बटे में पूरा कोण कितना बनता है? एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? बटे में 360। अगर त्रिज्या खंड की लंबाई के बारे में बात करें तो आपसे क्या कह सकता है? त्रिज्या खंड की लंबाई, त्रिज्या खंड की लंबाई बराबर क्या होता है? देखो परिमाप क्या होता है इसका? परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। इसी में आपको क्या करना है? त्रिज्या खंड में थीटा बटे में टोटल परिमाप कितने अंश में होता है? 360 में। तो बटे में 360 अंश, बटे में 360। त्रिज्या खंड की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360। क्या ये समझ में आ जाएगा? तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। क्या ले लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार पुनः फिर से देखेंगे। हमने 2D में वृत्त देखा, आयत चतुर्भुज देखा और त्रिभुज देखा। जिसमें वृत्त के बारे में फिर से मैं समझाने जा रहा हूं। वृत्त में केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, जीवा होता है और क्या होता है? व्यास होता है। अब देखो त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जीवा क्या होता है? वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा जीवा कहलाती है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। ऐसे में अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वृत्त के बारे में जो बात करें क्षेत्रफल में, ये जो पाई होता है, ये पाई का मान होता है 22/7 होता है। और इस पाई का एक दूसरा मान भी होता है कि 3.14 होता है। यहाँ पर आर क्या है? त्रिज्या को बताता है। और इसका परिमाप क्या होता है या परिधि क्या होता है? तो 2 पाई आर। बातें समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, जो आपके डीएलएड हो या एक दिवसीय परीक्षा में हो, नींव का काम करेगा। कहा नहीं जाता कि यदि सूत्र नहीं तो सवाल नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है मेंसुरेशन का, यह मेंसुरेशन का एक ऐसा टॉपिक है कि यदि इसमें आपको सूत्र नहीं याद है तो सवाल आप लगा नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बताना चाहूं कि इस टॉपिक को यानी इस वीडियो को लास्ट तक बहुत मन से देखना है, तभी हम अगले वीडियो में आपको सवाल लगवा पाएंगे और समझा पाएंगे। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंच जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।